हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 2 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, जिसमें अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मोड कर लिए थे, सिर्फ एक मोड छोड़ दिया था अपन ने, जो कि था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की हेडिंग से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये समझने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक उनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और एक उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, गैमिट बनाए, वो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जो कि उनमें होता है फ्लावर। और फ्लावर के अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर, स्टेम, रूट, लीफ, ये सब उनके क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो अगर प्लांट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से नेक्स्ट जनरेशन बना पाए, न्यू ऑर्गेनिज्म बना पाए, तो ये चीज क्या कहलाती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट यूज वेजिटेटिव पार्ट, और वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, स्टेम, रूट, लीफ, ये वगैरह। ठीक है, पार्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जिस पार्ट को अपन यूज करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल। जैसे सपोज करो कि मैं स्टेम का कोई हिस्सा जो है नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहा हूं, या प्लांट खुद अपने आप स्टेम से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्टेम क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहलाएगा। तो जो वेजिटेटिव पार्ट और यूनिट यूज फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल कहलाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो वैसे तो अभी अपन को इस टॉपिक में बहुत सारे एग्जाम्पल करने, लेकिन एक दो अपन यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। जैसे ब्रायोफिलम करके एक प्लांट होता है जिसमें लीफ से क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, इसे अभी अपन डिस्कस करेंगे। और पोटैटो, आप सबने सुन रखा होगा, पोटैटो में आपने देखे होंगे तो हल्के हल्के से डिप्रेशन होते हैं, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज में आई भी कहते हैं। अगर उसको अपन कट करके अगर सॉइल के अंदर दबा दें और प्रॉपरली उसे मॉइस्चर वगैरह और न्यूट्रिएंट्स दें, तो वो न्यू प्लांट में क्या करता है, ग्रो करता है। तो पोटैटो जो होता है, वो जो स्टेम, वो जो पोटैटो जो अपन कंज्यूम करते हैं, वो पोटैटो प्लांट का क्या है, स्टेम है। और कौन सा स्टेम है, ट्यूबर। अभी इसको भी अपन समझेंगे। वैसे आपने 11th में देखा होगा अंडरग्राउंड स्टेम में, तो जो ट्यूबर जो होता है उसके ऊपर से बर्ड निकलती है, उससे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक दो एग्जांपल है जो किसके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। इसके अलावा भी बहुत एग्जांपल है, अभी अपन सब 1 बाय 1 करने वाले। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन उठता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्यों रखा, अलग से क्यों नहीं कराया। देखो, कुछ बुक्स आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसी बुक भी मिल सकती है जो ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अपनी एनसीईआरटी कहती है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। तो उसी को फेवर करने के लिए उसने एक क्वेश्चन भी दिया कि क्या ऐसे फीचर है जिसकी वजह से अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी अपन जब समझेंगे तो अपन देखेंगे उसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, और कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ना कोई गैमेटिक फ्यूजन होगा, ना मियोसिस होगा, कोई वेरिएशन भी नहीं आएगी। जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो हूबहू पेरेंट्स के जैसे की जैसी होगी। और ये सारे के सारे फीचर अपन ने किस में स्टडी किए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किए। तो ये कि ये फीचर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी होते हैं और यही फीचर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी है। यही वजह है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को क्या कह सकते हैं अपन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो ड्यू टू ऑल अबाउ सिमिलरिटी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वीआर मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये मैंने यहां पर भी लिखा है वीआर मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, दो तरीके से अपन स्टडी कर सकते हैं। एक नेचुरली कुछ प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और अपन खुद आर्टिफिशियली भी ऐसा करवा सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जहां तक अपनी एनसीईआरटी बुक की बात है, अपने यहां पर कुछ एक दो एग्जाम्पल दे रखे और कुछ क्वेश्चन दे रखे। मैंने यहां पर आपको वो सारे मोड लिखवा दिए हैं जिससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो अपन इन सबको डिटेल में तो नहीं करेंगे, लेकिन एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। वैसे ये जो ज्यादातर जो टॉपिक है जो इस तरफ दिख रहे हैं, आपने 11th में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में किए होंगे। ठीक है, तो
तो देखो सबसे पहले अपन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होते हैं, और वेजिटेटिव पार्ट रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है। तो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। तो कुछ प्लांट में रूट से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। उसके एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, डहेलिया, एस्परेगस, ठीक है। और इनमें कैसी रूट होती है, ट्यूबरस रूट होती है। देखो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है कि प्लांट को होल्ड करके रखना सॉइल के अंदर, न्यूट्रिशन जो है उनको एब्जॉर्ब करके ऊपर सप्लाई करना। लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी कुछ और फंक्शन के लिए क्या होती है, रूट मॉडिफाई होती है। और वही एक मॉडिफिकेशन होता है किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए। और उसमें से भी एक टाइप होता है ट्यूबरस रूट, ठीक है। तो ये सारे ट्यूबरस रूट के एग्जांपल है। और इन ट्यूबरस रूट से क्या होती है, एडवेंशियस बर्ड निकलती है और फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि रूट से किन किन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं, इन प्लांट में। जहां तक स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन वाले चैप्टर में अपन ने देखा था 11th में कि दो तरह के मॉडिफिकेशन एक अलग से पढ़ाए जाते हैं आपको। एक थे अंडरग्राउंड स्टेम और एक थे सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम वो होते हैं जो पूरे के पूरे ग्राउंड के अंदर होते हैं, और सब एरियल वो होते हैं जो कुछ कुछ पार्ट उनका ग्राउंड में और कुछ पार्ट क्या होता है, एरियल होता है, मतलब सॉइल के बाहर होता है, ठीक है। जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो भी 4 तरह के, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉम। और सब एरियल भी 4 टाइप्स के। अब देखो क्योंकि इस चैप्टर में तो इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन है नहीं, आपको नाम और एग्जाम्पल याद रखने हैं। लेकिन मैंने आगे अभी ये पहले अपन समझ लेते हैं, फिर अपन इसको सिर्फ एकदम डायग्राम से इन सबको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अपन को बर्डन भी नहीं होगी थ्योरी की और अपन टॉपिक भी समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी तो इसमें अपन सिर्फ चार्ट में मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हैं। राइजोम किस में होता है, बनाना और जिंजर में। ट्यूबर किस में होता है, पोटैटो में। बल्ब किस में होता है, ओनियन और गार्लिक में। कॉम किस में होता है, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया किसे कहते हैं, अरबी, अरबी होती है, ठीक है। सब एरियल स्टेम में रनर, सकर्स, स्टोलन, ऑफसेट। रनर के एग्जांपल है लॉन ग्रास। लॉन ग्रास कौन सी होती है, जो अपन जनरली जो ग्रास ग्रो करवाते हैं, जिनमें अपन जो अपने ग्राउंड वगैरह में घर के आगे जो लगी होती है ना ग्रास, उसको कहते हैं लॉन ग्रास, और इसे साइनेडॉन भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्ट्रॉबेरी किसका एग्जांपल है, रनर। ये मैंने एनसीईआरटी इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बुक में ये लिखा हुआ है कि स्टोलन भी जो है स्ट्रॉबेरी में होता है। अब यहां पर ऐसा है कि स्ट्रॉबेरी की एक वाइल्ड स्पीसीज भी होती है और उसमें जो होता है स्टोलन होता है। तो अगर एग्जाम में ऐसे कभी एक साथ ही आ जाए कि भाई स्ट्रॉबेरी में कौन सा होता है और ऑप्शन में रनर भी हो और स्टोलन भी हो, तो आप रनर चूज करें, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में तो क्या लिखा हुआ है, रनर ही लिखा हुआ है। सकर्स जो है वो मिंट, पाइनएप्पल और बनाना। ये जो जितने भी एग्जाम्पल है ये मैंने सारे के सारे 11th मॉर्फोलॉजी से लिए। अपनी बुक में 12th की बुक में तो सिर्फ नाम लिखे हुए कि रनर, सकर्स, इनसे होता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने 11th एनसीईआरटी से लिए। और एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि 11th एनसीईआरटी कहती है कि मिंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, स्टोलन का एग्जाम्पल है। लेकिन आप याद रखें कि मिंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सकर्स का, ठीक है। तो सकर्स में क्या आते हैं, मिंट, पाइनएप्पल, बनाना। स्टोलन में स्ट्रॉबेरी और जैस्मीन। ऑफसेट में कौन से आते हैं, आइकोनी आता है, पिस्टी आता है, ये एक्वेटिक प्लांट है। अब इन सब में होता क्या है उसे अभी अपन समझते हैं, ठीक है। बाइलीफ किस में होगा, ब्रायोफाइलम में होगा। और बल्बिल क्या होता है, देखो अपनी 12th की बुक में डायग्राम दे रखे हैं, उसमें जो लेबलिंग है उसके नीचे लिखा हुआ है कि बल्बिल से और एगेव, बस इतना ही डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इतना ही पूछेंगे। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि बुलबिल भी कह सकते हैं आप इसे। ये जो होती है फ्लैसी ऑक्सिलरी बर्ड है, जो नॉर्मल बर्ड की जगह पर या फ्लावर बर्ड की जगह पर निकल सकती है। जब ये गिरकर ग्राउंड में गिरेगी, मतलब टूट के ग्राउंड में गिरेगी, तो वहां से न्यू ऑफ स्प्रिंग बना सकती है। तो बल्बिल जो होगी उसका एग्जाम्पल क्या रखना है अपन को, एगेव। तो ये सारे नाम और एग्जाम्पल अच्छे से करने। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में वैसे तो अपनी बुक में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 3 तरीके से होता है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इन सबको भी अपन डिटेल में अभी देखने वाले हैं, मतलब डायग्राम से समझेंगे तो आपको कोई बर्डन भी नहीं होगी और आप एक एक करके इन सारे टॉपिक को भी समझ लेंगे। हो सकता है कि नहीं बच्चों को इन चारों टर्म में और इन चारों टर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए आपकी 12th के हिसाब से। तो ये जो बोर्ड पे डिस्क्रिप्शन है ये काफी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हिसाब से। इसके बाद सिर्फ आपको 1-2 क्वेश्चन तैयार करने, लेकिन इन सब के बारे में आप अच्छे से समझ लें। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं ऐसे डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं। तो देखो अपन डायग्राम की हेल्प से इन सबको समझने की कोशिश करते हैं।
देखो ये चारों जो है वो आपके कौन से हैं, सब एरियल टाइप के स्टेम मॉडिफिकेशन है और इनसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है। तो इसे समझते हैं। देखो चार टाइप है, रनर्स, स्टोलन, सकर और ऑफसेट। पहले देखते हैं रनर्स किसे कहते हैं। देखो रनर के केस में जो स्टेम जो होता है वो सॉइल के ऊपर ऐसे मतलब ग्रो करता जाता है। इसमें देखो ये जो जगह है इनमें बीच बीच में कुछ जगह पर होते हैं, आपको पता हो तो स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। अगर आपने स्टेम का स्ट्रक्चर देखा हो तो स्टेम में बीच बीच में ऐसे लाइंस होती है जहां से ब्रांचिंग निकलती है, ठीक है। तो इनको तो कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो यहां पर भी नोड होते हैं। नोड में यहां पर नीचे रूट और ऊपर क्या निकली हुई रहती है, लीफ निकली हुई रहती है। और फिर आगे अगले नोड पे फिर रूट और फिर क्या निकली हुई रहती है, लीफ। और ये ऐसे ग्रो करता ही रहता है। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो ये अलग जो होगा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और ये अलग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा और ऐसे ग्रो करता ही रहेगा। और यही वजह है, देखो मैंने रनर का एग्जांपल क्या बताया था आपको, ग्रासेज बताया था। तो जो ग्रास होती है, जो दूब वगैरह अपन ग्राउंड में लगाते हैं, घरों के आगे लगाते हैं, अगर उसे अपन ग्रो करवाते हैं सॉइल में, थोड़ी सी हिस्से में लाकर लगा देते हैं तो धीरे धीरे वो पूरी सॉइल के ऊपर ऐसे ग्रो कर जाती है, क्योंकि वो ऐसे ट्रेवल कर करके ग्रो करती रहेगी। थोड़ा सा आगे मूव करेगी, फिर जैसे ही ये थोड़ा सा आगे चली जाएगी यहाँ पर नोड बन जाएगा, यहाँ से नीचे से रूट और ऊपर से लीफ निकल जाएगी और फिर धीरे धीरे ऐसे ग्रो करते हुए पूरे में फैल जाती है। तो ये होती है कौन सी, रनर। नेक्स्ट है स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है, जैसे मान लो ये जो पहले अपन ने जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी प्लांट था वो ग्रो करवाया, तो इसका जो स्टेम है यहां से एक ब्रांचिंग निकलती है, पहले ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती है, लेकिन एक सर्टेन मतलब डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के बाद वो वापस कहाँ आ जाती है, नीचे और ग्राउंड में चली जाती है, ठीक है। और वहां से वापस क्या निकलने लगती है, रूट वगैरह निकलती है, ऊपर जो है लीफ वगैरह निकलने लगती है। फिर इधर से भी एक ब्रांच निकलती है, वो पहले ऊपर उठती है और फिर वापस नीचे आ जाती है, ठीक है। और जहां वापस ग्राउंड में एंटर करेगी वहां से रूट, और इस तरीके से ये ट्रेवल करती है और ग्रो करती रहती है। अगर इसको भी मैं यहाँ बीच में से कट करके इस पोर्शन को कहीं और शिफ्ट करा दूं या इसको कट कर दूं तो ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सकर। इन दोनों में फर्क है, ये तो ऊपर ऊपर ही ट्रेवल करती जा रही है, ये पहले थोड़ी देर ऊपर ग्रो करती है और फिर नीचे आती है, ठीक है। नेक्स्ट है सकर। सकर में क्या होता है, ये पेरेंट बॉडी जो पहले मेन ऑर्गेनिज्म जो लगाया था वो, उसकी से एक ब्रांच निकलती है, अंडरग्राउंड ही निकल रही, नीचे से निकलती है और ये ऊपर की तरफ आ जाती है। और ये ऊपर की तरफ आ रही है, रास्ते में यहां पर देखो रूट्स निकल गए और ऊपर की तरफ क्या निकलने लगता है, लीफ निकलने लगता है। जब तक ये प्रॉपरली पूरी तरह ग्रो नहीं करता, ये सारे न्यूट्रिशन जो है इस वाले मेन हिस्से से एब्जॉर्ब करता है या सक करता है, ये इससे सक कर करके ये ग्रो करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सकर। एक बार ये प्रॉपरली ग्रो कर ले, नीचे रूट वगैरह निकल जाए, लीफ वगैरह निकल जाए, उसके बाद अगर इससे यहां से कट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अलग अलग प्लांट की तरह बिहेव करेंगे। यही वजह है कि ये भी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो इन तीनों में फर्क है। नेक्स्ट है अपने ऑफसेट। देखो ऑफसेट का जो ग्रो करने का पैटर्न होता है वो कुछ कुछ रनर जैसा होता है, बस दो चीजों में फर्क होता है। एक तो ऑफसेट जो होते हैं वो एक्वेटिक रनर्स कहलाते हैं, इसका मतलब वो एक्वेटिक प्लांट में होगा। और दूसरा ऑफसेट जो होता है उसमें इंटरनोड सिर्फ एक होता है, इसका मतलब दो नोड होंगे और उनके बीच में एक इंटरनोड होगा, जबकि यहां तो बहुत सारे नोड और इंटरनोड होते हैं। तो एक्वेटिक रनर ऑफ वन इंटरनोड, ये अपन क्या कह सकते हैं, ऑफसेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था अपने सब एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो अपन ने कोई थ्योरी भी नहीं लिखी, कोई बर्डन भी नहीं लिया, डायग्राम से सब समझा दिया, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको कोई पूछ भी ले तो ये आप डायग्राम बनाकर ये हेडिंग डाल के इसका एग्जाम्पल लिख दे, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कौन से है, जो अंडरग्राउंड स्टेम में, वो अंडरग्राउंड भी अपन ने चार टाइप के किए थे, राइजोम, ट्यूबर, कॉम और बल्ब किए थे। तो इन चारों को देखते हैं। सबसे पहला है राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल देखो जो होता है वो अपने होता है जिंजर, अदरक, ठीक है। अब इसमें कुछ प्लांट ऐसा होता है, इसमें जो लाइनें कर रखी है, ये लाइन किसको डिनोट करती है, नोड को, और दो लाइन के बीच में जो है वो क्या कहलाती है, इंटरनोड कहलाती है। अब यहां पर दो तरह की लीफ होती है। एक तो देखो ये ऐसी कुछ लीफ जो जनरली लीफ जैसी लीफ दिखती है ग्रीन कलर की, इनको कहते हैं सूट लीफ या नॉर्मल लीफ कह सकते हैं। और एक ये नोड के आसपास जो मैंने ऐसे लाइनें कर रखी है, ऐसे ऐसे एकदम पेपर लाइक कवरिंग होती है, जिसे अपन ऐसा समझ सकते हैं जब अपन अदरक वगैरह देखते हैं कि भाई इसके ऊपर का कोई छिलका होगा, ठीक है। तो वो जो होती है वो बेसिकली कैसी होती है, स्केल लीफ होती है। और ये सब होना ये डिनोट करता है कि ये स्टेम है, नोड है, इंटरनोड है, उसके ऊपर लीफ निकल रही है, ठीक है।
और यहां से कुछ एक्सिलरी बर्ड भी निकलती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? राइजोम। राइजोम के बारे में एक दो पॉइंट अपन देखते हैं ताकि अपन बाकी से इसको मतलब डिफरेंशिएट कर पाएंगे। राइजोम जो है एक तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, मतलब इस तरीके से ग्रो करता रहेगा। डायग्राम में मैंने ब्रांचिंग नहीं बनाई है, बाकी राइजोम ब्रांच भी होता है, मतलब एक पार्ट निकला और आपने अदरक देखी होगी, उसकी ब्रांचिंग होती है ऐसे, उसके साइड में कुछ निकला हुआ फिर उससे कुछ निकला हुआ, तो ग्रो हॉरिजॉन्टल और ब्रांच होता है। ठीक इसके जैसे के जैसे राइजोम के जैसा के जैसा ये थर्ड होता है कॉम। अगर कॉम का मैं देखो डायग्राम को पॉइंट करूं, देखो इसमें भी नोड इंटरनोड सब क्लियर दिख रहे हैं, नीचे एडवेंसियस रूट दिख रही है, इसमें भी देखो एडवेंसियस रूट दिख रही है, इसमें भी स्केली लीव्स दिख रही है, इसमें भी दिख रही है। तो वैसे देखे तो ये दोनों एकदम लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, तो फिर इन दो को अलग क्यों कहा? देखो एक तो ये जो है हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, जबकि ये जो कॉम जो है वो वर्टिकल ग्रो करता है, ठीक है। जो ये राइजोम जो है वो हमेशा ब्रांच होगा, ये कैसा होगा? अनब्रांच होगा। तो ये इन दोनों में क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और ये दोनों जो है इनके किसी भी हिस्से से क्या होगा? नया ऑर्गेनिज्म भी बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। नेक्स्ट है अपने ट्यूबर। देखो ट्यूबर जैसे आलू का एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो। देखो ये उसका स्टेम था, ये उसकी ब्रांच है स्टेम की, बोले तो ये भी स्टेम ही हुआ। ये ऐसे अंडरग्राउंड जाता है और इसकी टिप पर क्या होता है? फूड स्टोरेज के लिए एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये छोटे छोटे से आपने देखा होगा छोटे छोटे से डिप्रेशन होते हैं, इन डिप्रेशन को क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड। और उसके आसपास ही कुछ ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एकदम पतली पतली से स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, जिसको कहते हैं स्केल लीफ। और ये दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? आई। अगर इस पोर्शन को मैं कट करके किसी जगह पर ग्रो करवा दूं तो वहां से भी नया ऑफ स्प्रिंग निकल सकता है पोटैटो को, इसका मतलब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकता है, ये होता है ट्यूबर। अगर मैं इसको इन दोनों से डिफरेंशिएट करना चाहूं तो एक तो क्या होता है कि देखो ये इसमें ये पूरा स्टेम है, इसमें भी ये पूरा स्टेम है, तो पूरा का पूरा स्टेम जो है वो क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां देखो ये सिर्फ इसका टर्मिनल पार्ट है, तो टर्मिनल पार्ट फूल के बड़ा हो जाता है और सिर्फ वो फूड को क्या करता है? स्टोरेज करता है। एक इन दोनों में देखो हमेशा ही एडवेंसियस रूट निकली हुई है, जबकि इसमें मैंने कोई रूट नहीं बताई है। तो इसमें जनरली कोई एडवेंशियस रूट नहीं होती, इसमें एडवेंशियस रूट तभी निकलती है जब आप इसको प्रोपोगेशन का टाइम आता है नेचुरली या अपन खुद करवाते हैं, तभी इसमें से रूट निकलती है, ठीक है। तो ये और ये ट्यूबर जो होता है वो जनरली अनब्रांच ही होता है। तो ये ट्यूबर के बारे में था, ठीक है। आपको एडवेंशियस रूट नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूं। देखो प्लांट जब एम्ब्रियो स्टेज होती है तो वहां पर दो स्ट्रक्चर बनता है, एक बनता है रेडिकल और एक क्या बनता है? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो होता है वो स्टेम बनाता है और एरियल पार्ट बनाता है, और रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है। अगर रेडिकल के अलावा किसी और जगह से जो है रूट निकलती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? एडवेंशियस रूट कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते देखो। नेक्स्ट है बल्ब। देखो बल्ब जो है इन सब से अलग है एक चीज में कि इन सब में जो स्टेम जो था वो मेन स्टेम में ही फूड स्टोर हो रहा था। यहाँ पे जो मेन स्टेम का कुछ हिस्सा जो होता है वो कंडेंस होकर एकदम छोटे से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कभी प्याज देखा हो तो प्याज में एकदम जो नीचे की तरफ बॉटम में एकदम थिक सा होता है, जिसमें कुछ ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, वो उसका कंडेंस सूट है। और उसके आसपास से फ्लैसी लीफ होती है जहां पर क्या होता है? फूड स्टोर होता है और एक पूरा पैक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बल्ब। और इसके एग्जाम्पल ओनियन हो सकता है, गार्लिक हो सकता है, ठीक है। और ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको अगर मन में ऐसा हो कि ये प्लांट ऐसा करते क्यों है, तो देखो ये सारे प्लांट क्या करते हैं? जनरली फूड स्टोर के लिए इसको इनके अंदर फूड को स्टोर कर देते हैं। अगर किसी हिस्से से, जैसे अगर मैं आलू का एग्जांपल लूं, अगर मैं एक आलू लूं उसमें फूड स्टोर है, अगर उस आलू को मैं पेरेंट प्लांट से तोड़ दूं तो अभी वो डेड नहीं हो रखा है, अपन को ऐसा लग रहा है कि, लेकिन अभी वो डेड नहीं है, वो वैसे के वैसे सरवाइव कर सकता है, बहुत दिनों तक वो अपने ही न्यूट्रिशन को यूटिलाइज कर सकता है। और इस बीच में अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, उसको अगर मैं कट करके उसकी जो आई है उसको कट करके मैं सॉइल में डाल दूं और वाटर वगैरह दूं तो वापस वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो वो एक तरह का एडोप्टेशन है कि भाई वो सरवाइव कर सके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है अपने लीफ का भी एग्जांपल है, ये एग्जांपल अपनी ये डायग्राम भी अपनी बुक में दे रखा है। लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है किसमें? ब्रायोफिलम में। ये ब्रायोफिलम का डायग्राम है। इसकी ये जो नॉच होती है, जो मार्जिन जो होता है इसका लीफ का, वहां से
अगर वो लीफ जो है वो सॉइल पे गिर जाए और वहां मॉइस्चर वगैरह प्रॉपर उसे जो भी कंडीशन चाहिए वो मिले, तो उसके नीचे वाले हिस्से से रूट निकलने लगेगी और ऊपर वाले हिस्से से एडवेंशियस बड निकलेगी जो ग्रो करके प्लांट बना लेगी। तो लीफ से नेक्स्ट जनरेशन बन सकती है। इसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये किससे होता है, लीफ से होता है। और किस में हो रहा है, ब्रायोफाइलम में हो रहा है। और रूट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्वीट पोटैटो जो होता है उसमें ट्यूबरस रूट होती है, उस पर एडवेंशियस बड आती है और उससे भी नेक्स्ट जनरेशन बन सकता है। तो ये सारे डायग्राम अपने किसके थे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थे। दो डायग्राम अभी अपन को और समझने किसके, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। और फिर कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखे। तो पहले आप ये बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपन समझने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। उसमें पहला है कटिंग। इसका कोई डायग्राम नहीं है, ऐसे ही समझा देता हूं। देखो कटिंग के केस में क्या करते हैं, जिन प्लांट से भी अपन वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं, अलग अलग प्लांट पे अलग अलग मोड से करवा सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, गुलाब का रोज जो होता है उसका जो स्टेम होता है उसको अपन कट करें और उसे अपन प्लांट करें तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। कुछ केस में अपन लीफ को उसके टुकड़े करके अगर ग्राउंड में डाल दे तो उससे नया प्लांट बना सकते हैं। तो स्टेम कटिंग से हो सकता है, रूट कटिंग से हो सकता है, लीफ कटिंग से हो सकता है। तो ये पहला मेथड होगा कटिंग, ठीक है। कटिंग में क्या करते हैं अपन, पेरेंट प्लांट जो होता है उसका हिस्सा लेकर उसे कट करके फिर ग्राउंड में लगाते हैं, फिर उसे वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं और फिर वहां से रूट वगैरह इनिशिएट होगी, ठीक है। दूसरा मेथड होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं अपन, पहले पेरेंट प्लांट से ही एक हिस्से में पहले से रूट वगैरह इनिशिएशन करवाएंगे, फिर उसे कट करके ग्राउंड में डालेंगे। मतलब ग्राउंड में डालने से पहले रूट इनिशिएशन हो जाएगा या कट करने से पहले ही रूट इनिशिएशन करवा देंगे, वो तो होगा लेयरिंग। और कट करके ग्राउंड में डाल के फिर रूट इनिशिएशन वगैरह कराएंगे तो वो क्या होगा, कटिंग। अब लेयरिंग जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। माउंट लेयरिंग तब यूज करते हैं जब प्लांट का जो ब्रांच या स्टेम जो होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। तो फ्लेक्सिबल है तो अपन उसको क्या करेंगे, ऐसे बेंड करेंगे और कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन से उसे सेटल कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जो टिप है उसको बाहर रखेंगे, बीच का हिस्सा काम पर कर देंगे, ग्राउंड के अंदर दबा देंगे और यहाँ पर वाटर वगैरह देंगे अपन, पानी वगैरह देंगे। सॉइल तो है ही है, न्यूट्रिएंट्स तो है ही। थोड़े दिन बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ से क्या निकलने लगेगी, रूट्स वगैरह निकलने लगेगी, यहाँ से बर्ड वगैरह निकलने लगेगी। तो जैसे ही ऐसा होता है अपन इसको यहां से कट करेंगे, चाहे तो कट करके छोड़ दो, यहां पर ही पास में नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। और नहीं तो इसको यहां से पूरा का पूरा हिस्सा उठाकर कहीं और भी आप क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो। इसे कहते हैं माउंट लेयरिंग। दूसरा है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग तब यूज करते हैं जब अपन ऐसा ना कर पाए। हो सकता है कि प्लांट का जो ब्रांच हो वो इतना फ्लेक्सिबल ही नहीं हो कि उसे अपन बेंड कर पाए। तब अपन क्या करते हैं, कोई भी एक ब्रांच लेते हैं, जैसे ये ब्रांच ली, इसको मैं कुछ इस पैटर्न से कट कर लेता हूं। उसकी जो ऊपर वाली जो बार्क होती है उसको छील लेंगे, थोड़ा सा और हिस्सा उसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, कॉटन या फिर कोई भी कपड़ा, किसी भी चीज से जो ऐसा जो वाटर एब्जॉर्ब कर सके, ऐसी कोई चीज से उसको पूरा कवर करके थ्रेड वगैरह बांध देंगे। और इसकी ठीक ऊपर वाली ब्रांच पे एक क्या करेंगे, मटकी या कुछ पॉट लटका देंगे, जिसे अपन टिप बाय टिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर सके, वाटर गिरा सके, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहां पर हमेशा मॉइस्चर रहना चाहिए, तो यही सबसे अच्छा तरीका होगा। और थोड़े दिन बाद में देखेंगे कि यहां से रूट्स वगैरह निकलने लगती है, उसके बाद ये हिस्सा कट करके अपन कहीं और ग्रो करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें रूट इनिशिएशन अपन ने बाहर करवाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कॉटन वगैरह सब क्लोथ वगैरह डाला होता है, इसको कहते हैं गुट्टी। तो ये दोनों किस में आते हैं, लेयरिंग में। एक और मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, जिसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं और उस प्लांट का जो स्टेम होगा उसको वहीं रखेंगे, किसी और प्लांट का क्या करेंगे, स्टेम लाएंगे, उसको लेंगे और उन दोनों को फिट करेंगे। अब फिट करने के लिए ये नीचे वाले जो प्लांट का हिस्सा ले रहे हैं इसको कहेंगे स्टॉक, और जो ऊपर वाला लेंगे इसे कहेंगे सायन, ठीक है। तो ये जो दोनों होंगे, इन दोनों के ऊपर एक दूसरे के एंटी शेप बनाएंगे और इसको ऐसे फिट करके डोरी से किसी से बांध देंगे और फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे। तो थोड़े दिन बाद में इनका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। और ये वाला प्लांट जो है ये तो अभी भी सॉइल से, ग्राउंड से अटैच ही है, तो इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिल ही नहीं है, वो इसको भी सप्लाई करने रखेंगे और ये दोनों एक साथ क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे अपने क्या थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपको शुरू में जो चार्ट करा है वो काफी है
या आप डायग्राम के हिसाब से पूरा अपनी कॉपी में नोट कर ले, इन केस आपके नॉलेज के लिए, और क्या पता कभी कोई पूछ भी ले तो। ठीक है, नेक्स्ट अपने, और ये इतना डिस्क्रिप्शन अपने दोनों ही तरीके से काफी है, बोर्ड के हिसाब से भी काफी है, इससे ज्यादा करने की कोई नीड नहीं है, और कंपटीशन हिसाब से भी काफी। नेक्स्ट है, अपनी एक बुक में एक टॉपिक दे रखा है कि वाटर हाइसनिथ करके एक प्लांट होता है जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये क्यों है, इस पे अपन क्वेश्चन बना लेते हैं कि विच एक्वेटिक प्लांट नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो अपन को याद रखना है वाटर हाइसनिथ है। अभी लास्ट ईयर 2020 जो एनसीईआरटी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी आया था, किसमें, आपके नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो कौन सा प्लांट जो होता है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, कौन सा होता है, वाटर हाइसनिथ, और उसका नाम क्या होता है, आइकॉनिया। क्या होता है, आइकॉनिया। अभी अपन ने जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया था तो ये कौन से मोड में था, ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट मोड बोले तो ये जो होता है सब एरियल स्टेम होता है, और इससे भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो उसका भी एग्जाम्पल था। तो इसको क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो देखो ये जो प्लांट था इसको जब अभी अपन ने ऑफसेट बनाया था तभी भी देखा था, आप इसका डायग्राम देखिए बुक में होगा, इसकी जो लीफ होती है, फ्लावर होते हैं, वो बहुत ही सुंदर से दिखते हैं, और इसी वजह से बंगाल में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब ये बंगाल की लोकल स्पीसीज नहीं थी, तो इसको लाया गया और वहां के एक्वेटिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया। आपको पता ही है बंगाल में जो मेन सिस्टम होता है वो क्या होता है, वहां पे इकोनॉमी जो होती है वो फिश मार्केट पे डिपेंड करती है, वहां पे फिशरी इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, तो वहां पे एक्वेटिक सिस्टम तो बनाए जाते हैं फिश डेवलप कराने के लिए, तो वहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया कि भाई ये ऊपर ऊपर रहेंगे और सुंदर से दिखेंगे। पर उनको इस चीज का मालूम नहीं था कि ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है। अभी अपन ने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है, तो अगर इसका हिस्सा टूट जाए तो अभी ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेता, और अगर नहीं भी हो तो ये धीरे धीरे फैलता रहता। तो ये धीरे धीरे पूरे एक्वेटिक सिस्टम की सरफेस पे क्या हो गया, फैल गया, पूरे पे फैल गया, और इतना फैल गया कि ये ऊपर से सनलाइट को नीचे भी पास नहीं होने देता, इतना फैल गया। और साथ ही साथ में रेस्पिरेशन के दौरान ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो कंज्यूम करते ही इनकी रूट वगैरह। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वाटर की जो ऑक्सीजन है वो भी इन्होंने लेते गए, तो पानी में ऑक्सीजन की भी क्या होने लगी, कमी होने लगी। और इन सब चीजों से जो वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, और स्पेशली कौन से फिश वगैरह, वो डेड होने लगे। अब जब उनको ऐसे इफेक्ट दिखने लगे तो उनको हटाने की कोशिश की, तो अगर इनको हटाते हैं और इनमें से कोई एक भी पीछे रह जाए तो फिर ये वापस ऐसे कैसे फैल जाएंगे, तो इनको इनसे बचना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, और जो फिश इंडस्ट्री थी वो भी बुरी तरह अफेक्ट हो रही थी, इसीलिए इसे क्या बोला गया, टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। तो इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। दिस प्लांट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय प्रोड्यूसिंग ऑफसेट, अभी अपन ने देखा ही था। इट स्प्रेड ऑल ओवर वाटर बॉडी, इट ड्रेन O2 फ्रॉम वाटर, वाटर में से सारी O2 इन्होंने खींच ली एक तरीके से, विच कॉज डेथ ऑफ फिश। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, अगर कुछ भी पीछे बच जाएंगे क्योंकि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत फास्टली वापस ग्रो कर जाएंगे, वापस पूरे सिस्टम में फैल जाते थे, और यही वजह इन्हें क्या बोला गया, टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। अपनी एनसीईआरटी बुक में जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है उससे ठीक ऊपर एक लाइन दे रखी है कि जो एल्गी और फंगस होते हैं वो जनरली कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल से, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो सेक्सुअल मोड चूज करते हैं। ऐसा क्यों, उन्होंने आंसर नहीं दिया लेकिन एक क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसा क्यों। तो वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी अपन ने किया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों, क्योंकि 11th में अपन फंगस का रिप्रोडक्शन समझ चुके हैं। तो देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी और फंगस में, उसके दौरान क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, और वो स्पोर जो होता है वो उनके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, जो उनको अनफेवरेबल कंडीशन से क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो वापस जर्मिनेट होकर एल्गी या फंगस जो भी है पेरेंट प्लांट वो बना देंगे। तो बाइसेक्सुअल मेथड दे प्रोड्यूस स्पोर, और दैट कैन विथस्टैंड हीट, कोल्ड, ड्रॉट, मतलब जो भी अनफेवरेबल कंडीशन उन सब के सामने वो सरवाइव करेंगे उसी स्पोर के फॉर्म में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होगी वो नया ऑर्गेनिज्म बना ली। यही वजह कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अपना नंबर ग्रो करवाना चाहते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी जल्दी भी होता है, तो ये कौन से मोड से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल मोड से करते हैं। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं और स्पोर बना लेते हैं, और अब स्पोर जो है उसी फॉर्म में ये पूरी अनफेवरेबल कंडीशन निकालने वाले हैं। जैसे ही वापस फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वापस ये क्या करेंगे, नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। एक अपनी बुक में लाइन दे रखी है कि हायर प्लांट और हायर एनिमल की बात कर रहा हूं मैं, लोअर एनिमल लोअर प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं। हायर प्लांट में
देखो हायर ऑर्गेनिज्म में अपन ने देखा था क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जब अपन ने सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंशिएशन किया था। लेकिन हायर प्लांट में आज अपन ने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, जो कि इसका एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हायर प्लांट में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों हो रहे हैं, अपन कह सकते हैं। एसेक्सुअल किससे हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हो रहा है। लेकिन हायर एनिमल्स जैसे कॉर्डेट्स जो होता है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो इसी के साथ अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा जो है वो पूरा होता है फर्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।